जय हिंद दोस्तों। अगर आप एसएससी की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। आपने सही चैनल को क्लिक किया है। आप देख सकते हैं मैं आपके लिए एसएससी सामान्य अध्ययन किरण पब्लिकेशन बुक लेकर आया हूं, जो बहुत ही अच्छी बुक है। इस बुक को आप खरीदिए और इस बुक को मैं पूरा चैप्टर वाइज जो इसमें और टाइप वाइज दिया हुआ है उस सोल्व पेपर को मैं रोज़ पढ़ाऊँगा। आप देख सकते हैं ये बुक 14,450 प्लस यानी 14,500 से ऊपर प्रश्न है। लगभग 15,000 प्रश्नों का संग्रह है ये, और लगभग सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित उत्तर दिया है। और ये आपका एसएससी द्वारा आयोजित जितने भी परीक्षाएं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। आज मैं आपको इतिहास का प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा। इतिहास का एक चैप्टर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा, जिसमें टाइप 1 में प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय, तो देखिए पुरालेख विद्या, ठीक है, अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो शिलालेखों का अध्ययन जो है पुरालेख विद्या कहलाता है। याद रखिएगा, ठीक है। अभिलेख मोहरों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं और ये मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण होते थे। याद रखिएगा, तो इसी को कहते हैं पुरालेख विद्या, यानी अब शिलालेखों का अध्ययन। आप देख सकते हैं ये पूछा गया आपका एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ और सब इंस्पेक्टर परीक्षा 7/9/2023 और 28/8/2016 में द्वितीय पाली में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन, यानी हड़प्पा संस्कृति की विशेषता थी इसकी नगर योजना प्रणाली। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था और प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। सड़कें एक दूसरे से समकोण बनाते हुए काटती थी और नगर अनेक वर्गों में विभक्त थे। याद रखिएगा, और यह बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू थी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, ये भी सवाल एसएससी में पूछा गया सवाल है। देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित है। तो देखिए देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। याद रखिएगा, देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी और मोहनजोदड़ो से स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे देवी कहा गया है। और हड़प्पा से भी एक मुद्रा पर ऊपर की ओर पैर तथा नीचे की ओर सिर किए हुए उस पर एक नारी का चित्र दिया हुआ है और चित्र में पैर फैले हुए तथा गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। चलिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन है धान्यागार। याद रखिएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार, या इसको अन्न कोठार या धान्यागार कहते हैं। इसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर थी। अगला है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। देखिए हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता जो था वो था आपका दयाराम साहनी। ठीक है, दयाराम साहनी, याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। और हड़प्पा मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है और हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई, इसी कारण से हड़प्पाई संस्कृति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सही जगह पर आए हैं। अगर आप एसएससी जीके जीएस का तैयारी करना चाहते हैं तो मैं प्रीवियस ईयर पेपर के साथ आपको करंट अपडेट भी कराते रहूँगा। चलिए अगला सवाल है कि किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा देमाबाद। अब आप कहिएगा देमाबाद कहाँ है, तो देमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है। ठीक है, और यह रथ 45 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा है, जिसमें 2 बैल जूते हैं, जिसे 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर खड़े एक पुरुष द्वारा खींचा जा रहा है। और यह स्थल खुदाई से प्राप्त हड़प्पा संस्कृति की कांसे की कई वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। देमाबाद।
किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो मोंट गोमरी जिला। देखिए एसएससी जीडी एवं राइफलमैन जीडी में पूछा गया सवाल है, कांस्टेबल जीडी एवं राइफलमैन जीडी में। भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो देखिए सत्यमेव जयते जो लिए गए हैं ये लिए गए हैं आपका उपनिषद यानी मुंडको उपनिषद से, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत सारे परीक्षा में इसको पूछा गया है। एसएससी सीपीओ, एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी, एसएससी सीजीएल। चलिए भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो देखिए भारत में वर्ण व्यवस्था जो बनाई गई थी वो व्यावसायिक श्रम विभाजन के आधार पर बनाई गई थी, ठीक है। बाद में इसे जातिवाद ने जन्म, इससे जातिवाद में ये इसका रूपांतरण हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो देखिए भारतीय संगीत का उद्गम अगर आपको खोजना है तो सामवेद की संहिता में आप खोज सकते हैं, ठीक है। सामवेद की संहिता, भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। और सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इसे गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है आपकी परीक्षा के लिए, किरण पब्लिकेशन बुक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। सवाल है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी? तो देखिए आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो देखिए ऋग्वेद काल के दौरान जानकारी नहीं थी आपका वर्ण व्यवस्था यानी जाति की। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था जाति के रूप में नहीं थी, बल्कि व्यवसाय के आधार पर समाज का वर्गीकरण हुआ था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो सबसे पहले जौ, जिसको आओ कहते हैं, ठीक है। जौ जो है मनुष्य द्वारा कृषि के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता में जौ की 2 किस्मों की खेती की जाती थी। इसके अतिरिक्त कपास, खजूर का भी वर्णन हुआ है। और ऋग्वेदिक लोग कृषि की अपेक्षा पशुपालन में अधिक रुचि रखते थे। और ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 33 बार हुआ है और इनमें एक ही अनाज जौ का उल्लेख मिलता है। आगे सूत्र निम्न में से किस वेद में है? आगे सूत्र आप देख सकते हैं एसएससी डाटा एंट्री ऑपरेटर और एलडीसी परीक्षा में पूछा गया है। देखिए आगे सूत्र जो है यज्ञ सूत्र आपका हो जाएगा अजुर्वेद में, ठीक है। अजुर्वेद, अजु अथवा सूत्रों का वेद इसको कहते हैं। इसमें आगे के समय प्रपन्न के आयोजन के लिए कई मंत्र हैं, इसको सूक्त कहते हैं और पालन किए जाने वाले नियम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़, ठीक है। वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ के सरगुजा के शंकरपुर गांव में जुरासिक युग के वृक्ष जीवाश्म यानी ट्री फॉसिल्स पाए गए हैं। इस इलाके में 6 फॉसिल्स मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक अज्ञात है, ठीक है। सिंधु लिपि अभी तक अज्ञात है। सिंधु लिपि की भांति उसकी भाषा भी अज्ञात है, ऐसे इसको अज्ञात लिपि कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो इसमें हो जाएगा समिति। ऋग्वेद में कई जनजातीय सभाओं जैसे सभा, समिति, विदत और गण को सैन्य तथा धार्मिक कार्यों में विमर्शी के रूप में प्रयोग में लाने का उल्लेख किया गया है। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से इनमें सभा और समिति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और हमें जनजातीय सभा जिसे समिति कहा गया के द्वारा जनजातीय प्रमुख के चयन के भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं एसएससी जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। पहला सवाल है उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से यह अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है समीप बैठना, समीप बैठना यानी पास बैठना। चलिए आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है?
आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती। तो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती आपका सप्त सिंधु। सप्त सिंधु वह क्षेत्र जहां लगभग 1500 ईसा पूर्व आर्यों ने अपने निवास स्थल के रूप में अपनाया। सप्त सिंधु 7 नदियों का क्षेत्र कहलाया। ठीक है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि। याद रखिएगा, अधिकांश समकालीन सभ्यताओं के समान कृषि सिंधु अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। लोग लकड़ी से बने हलों का प्रयोग करते थे। जौ और गेहूं मुख्य भोज्य फसलें थी। याद रखिएगा। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। जय संहिता। ठीक है, याद रखिएगा। और यह नाम वेदव्यास द्वारा रखा गया था और आरंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और गणेश द्वारा लिखित श्लोकों का मूल नाम जय था और बाद में कई कहानियों को जोड़कर पुस्तक के श्लोकों की कुल संख्या 1,00,000 हो गई, जिन्हें पूरा करने में कई शताब्दियां बीत गई और अंत में पुस्तक का नाम महाभारत रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा प्रसिद्ध है आपका मिट्टी के पात्र के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में आपका कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है। यह अपने मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध था और कालीबंगा की विशिष्ट पहचान मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से है, जिसे बनावट के आधार पर ABCDE और F के द्वारा 6 प्रकारों में चिन्हित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे कौन थे? जिस मनीषी ने यानी पंडित ने, मनीषी यानी पंडित होता है, जिस पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे कौन थे? तो वे थे आपका अगस्त्य मुनि। याद रखिएगा, अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि को परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है और वे दक्षिण भारत के आर्यों से भी संबंधित थे और दक्षिण भारत के जादुओं को प्रथम आर्य कहा जाता है। याद रखिएगा। और अगस्त्य मुनि ने सर्वप्रथम तमिल भाषा में व्याकरण की रचना की थी, जिसे अगथियम के नाम से जाना जाता है। अगथियम। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो देखिए, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम पूछा गया है तो इसका नाम हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए आगे देखते हैं। आप देख रहे हैं भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग अभी प्राचीन भारत को पढ़ रहे हैं। सवाल है, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो देखिए, सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, हड़प्पा। हड़प्पा एक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान में पंजाब और पाकिस्तान में है और रावी नदी के पूर्व बहाव के निकट स्थित एक आधुनिक गांव के नाम पर इस स्थल का नाम रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम शब्द ज्ञात कीजिए। सामवेद है, आयुर्वेद है, विष्णु पुराण है, ऋग्वेद है। विष्णु पुराण सब आपका वेद का नाम है और यहाँ पर अथर्ववेद होता, लेकिन यहाँ विष्णु पुराण दे दिया गया। ये देखिए SSC CHSL LDC DEO और इसमें आपका पूछा गया सवाल है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति यानी भगवान शिव की। उपनिषद क्या है? तो देखिए, उपनिषद जो है यह आपका हिंदू दर्शन का स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मेल। तो देखिए, निम्नलिखित का मेल करने के लिए कह रहा है, लोथल क्या एक पतन था यानी बंदरगाह था। ठीक है, लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। और कालीबंगा में जूते हुए खेत के हल्के चिन्ह मिले हैं और आपका मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार यानी ग्रेट बाथ मिला है। ठीक है, और हड़प्पा में हो जाएगा स्टैचू ऑफ प्रीस्ट। चलिए, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? तो जादू, चमत्कार तथा मंत्र जो दिया गया है वो दिया गया है आपका अथर्ववेद में। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध जो वेद रखता है वो है आपका यजुर्वेद। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो धोलावीरा प्रसिद्ध है आपका जल संरक्षण के लिए। चलिए आगे देखते हैं।
गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो देखिए गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो लिया था वो लिया था आपका कुशीनगर में। उसके बाद है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता आपका इंद्र है। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था? तो इनमें से प्रेम विवाह जो था वो था आपका गंधर्व विवाह। एक सवाल आपके लिए है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई देश थी। कृषि नगर है, धार्मिक नगर है, व्यापारिक नगर है या तटीय नगर है? तो दोस्तों आज का ये 36 सवाल आपको कैसा लगा? अगले वीडियो में मैं फिर आपके लिए 35 से 36 सवाल लेकर आऊँगा। रोज़ का 50 से 60 सवाल मैं आपको कराऊँगा इस बुक से। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।